ओवैसी भी मंच पर आ गए, मदनी भी मंच पर आ गए। भाईजान ने महाराष्ट्र के भिवंडी को चुना, महमूद मदनी ने देवबंद में मजमा लगाया। दोनों ने ही अपने फेवरेट टॉपिक मुसलमान को चुना, मंदिर मस्जिद को चुना। मदनी बोल चुके हैं, ओवैसी बस बोलने ही वाले हैं। भाईजान बहुत तीखा बोलते हैं, गर्म बातें बोलते हैं। मदनी जरा नरमी से बोलते हैं, मगर दोनों की बातों में मुद्दा मोदी पर ही आकर रुकता है। एक मुसलमानों को भावनाओं से भड़काते हैं तो दूसरे अपनी जुबान से बहकाते हैं। तो क्या मोदी के खिलाफ मदनी और ओवैसी का यह जॉइंट ऑपरेशन चलेगा? क्या मदनी और ओवैसी जैसे नेताओं के झांसे में हिंदुस्तान के मुसलमान आ जाएंगे, या मुसलमानों को मोदी पर ही यकीन है? मुसलमानों को मोदी ही कबूल है। बतौर पीएम मोदी के 8 साल पूरे हो चुके हैं, 9वां साल शुरू होने वाला है। आज अभी इस वक्त मोदी को लेकर मुसलमानों के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, इस रिपोर्ट से यह भी समझते हैं और मदनी ओवैसी के एजेंडे को भी एक्सपोज करते हैं। मुसलमानों के लिए तो मोदी ही अच्छे हैं, लाख गुना अच्छे हैं। ये सिर्फ पोस्टर पर चिपके शब्द नहीं है, इसका वीडियो भी है, ऑडियो भी है। ये कहने वाले मुफ्ती हसन वारसी भी कैमरे पर हैं, मगर अफसोस ये वीडियो वायरल नहीं है। इसलिए एक बार नहीं 2 बार सुनिए मोदी सरकार के लिए एक मुसलमान ने क्या कहा है, हिंदुस्तान के लिए इन मुफ्ती साहब ने क्या कहा है। ये हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान का निजाम इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे अच्छा निजाम है। मोदी के दुश्मनों के लिए एक और बड़ा सेटबैक है, जो रात दिन मोदी को एंटी मुस्लिम बताकर अपना एजेंडा चलाते हैं, मंदिर मस्जिद और औरंगजेब के नाम पर मुसलमानों को भड़काते हैं। उन्हें भी आज कान खोलकर मुफ्ती हसन वारसी की एक और बात सुन लेनी चाहिए। मुफ्ती हसन ने कह दिया है, मोदी तो परोपकारी हैं, औरंगजेब और मुगल ही असली अत्याचारी थे। मोदी और योगी की हुकूमत के क्यों पीछे पड़ते हैं? मोदी और योगी उन मुसलमान हुक्मरानों से लाख जगह अच्छा है, और खास तौर पे उस औरंगजेब से और इन मुगलों से तो लाख जगह अच्छा है ये हुकूमत। मैं बावाज़े बुलंद और डंके की चोट पे कहता हूँ, मोदी की हुकूमत उससे लाख गुना सवाब की तरफ है, और हमें इस हुकूमत में रहते हुए कोई परेशानी नहीं है। सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो ये पर्चे छपवा रहे हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल है। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। कोई औरंगजेब को डिफेंड कर रहा है, कोई मस्जिद के नाम पर 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके विक्टिम कार्ड खेल रहा है। रहता था घर जिनसे वो याद आते हैं घर वाले, जो घर को घर गए खाली वो मेहमान याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी कैमरे पर आकर रो पड़ते हैं। पहले सिसक सिसक कर अपनी बात कहते हैं, फिर अगले ही पल एंटी मोदी लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं, रो रो कर भड़काते हैं, बहकाते हैं। बातें सुनकर आप भी सोचेंगे पता नहीं ये क्या इरादा रखते हैं। एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया है। वो चाहते क्या है, उनका एक्शन प्लान क्या है, समझ लीजिए अच्छी तरह से। आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए हैं, और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नफरत के बाजार में, नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं। हम वो नहीं करेंगे जो तुम करवाना चाहते हो, हम वो करेंगे जिसको हम जिस वक्त सही समझेंगे इंशाअल्लाह। कहने को तो मदनी साहब जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में भाईचारे और प्यार का संदेश देने के लिए थे। उन्होंने दिया भी, मुसलमानों को समझाया भी, मगर भाषण के बीच में एक बार नहीं कई बार उनका ज्ञान वापी और मथुरा वाला दर्द झलक ही गया। करिए, अगर करना है तो कुछ करिए, बोलने की जरूरत नहीं है।
अभी मस्जिदों के बारे में, इबादत गाहों के बारे में इस वक्त नहीं, जब तक वो तजवीज पेश नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे। ना हम करेंगे ना आप करेंगे। जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, देखो हमसे सीखे। मंच पर हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे वाली बातें, मगर मंच से उतरते ही मदनी साहब सीधे मोदी सरकार पर हमलावर हो गए और अपना दर्द जाहिर करने के बहाने ये स्क्रिप्ट पढ़ डाली। मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी, ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको खत्म करना है। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। हम अपना दर्द जाहिर करना चाहते, हम अपना दर्द जाहिर करना चाहते। सरकार को की एक जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि टकराव को मिनिमाइज किया जाए। ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। अन्याय, अत्याचार, जुल्म, गाली, बदतमीजी, नफरत, सब चीज बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? एक बड़ा मकसद है सामने, वो मकसद है मेरा देश, शांति, अमन, भाईचारा, इंसानियत, मानवता। तो ये बड़े मकसद हैं। बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। मदनी साहब या तो इस फंक्शन में सच बोल रहे थे या फिर 15 मई को हरियाणा के गदपुरी में सच बोल रहे थे। बीच का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मदनी ने देवबंद में जो कहा, क्या हफ्ते पहले भी उनका वही मतलब था? उस वक्त मौलाना महमूद मदनी जमीयत यूथ क्लब के फंक्शन में मौजूद थे, युवाओं के बीच में थे। जमीयत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके सबूत हैं। पीछे देख रहे पोस्टर में 13, 14 और 15 मई 2022 की तारीख भी है और सामने मंच पर घड़ी देख रहे मौलाना मदनी भी। कहने को जमीयत का यह फंक्शन स्किल कंपटीशन कैंप था। मदनी साहब युवाओं को मोटिवेट करने पहुंचे थे, आगे का रास्ता दिखाने पहुंचे थे, मगर मंच से उन्होंने जो कहा वो सुनकर कोई भी यही समझेगा कि इरादा तो कुछ और ही था। वो जीतना तभी होगा जब करेंगे और मरेंगे, तो उसके बगैर नहीं होगा। ये हुंकार जो है दिल से निकलनी चाहिए कि या करेंगे या मरेंगे, बस बीच का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पीठ नहीं दिखाएंगे। पीठ दिखाने के लिए तैयार हो या सीना, बस आपको ये अज़्म करना पड़ेगा जमीयत यूथ क्लब को कि अगले, आज 28 थे, तो अगले साल अगर हम अगले साल के अंदर यहाँ कहीं भी इकट्ठे होंगे तो कम से कम 2800 होने चाहिए हमारे पास मिनिमम। ऐसे प्रोग्राम सिर्फ जमीयत के मंचों से नहीं चल रहे। मंदिर मस्जिद वाली आग में घी डालने का काम अगर कहीं सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो है मुफ्तियों और मौलानाओं की धार्मिक तकरीरें। हर रोज हर घंटे कोई ना कोई नया कैरेक्टर आता है और ज्ञानवापी वाला, मथुरा वाला, मुसलमान वाला टेप ऑन कर देता है। क्या हालात है जिन पर चर्चा हो रही है और आज आपने जब भाषण दिया तो आप भावुक नजर आए? कौन से वो हालात है जिसको देखकर आपको लगा कि देश में जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है, जिस तरह से एक कम्युनिटी को उसके धर्म का होने की वजह से जलील और बेइज्जत किया जा रहा है, तो ऐसे में हमें अब हमें ये शिकायत करना देशवासियों से, अपने लोगों से, दोस्तों से और सरकार से। इस एंटी मोदी, एंटी बीजेपी वाले लिस्ट में नई एंट्री हुई है मौलाना आसिफ महमूद कासमी की। इनकी आधे घंटे की ये स्पीच बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में मौलाना साहब पहला हमला ही ये कहकर करते हैं कि मोदी सरकार हिंदुस्तान से हर धर्म को मिटाना चाहती है, सिर्फ मंदिर बसाना चाहती है, हिंदुओं को बसाना चाहती है। वो ये चाहता है कि तोड़ दिया
दी जाएं तमाम मस्जिदें और तोड़ दिए जाएं तमाम गुरुद्वारे और तोड़ दिए जाएं तमाम गिरजाघर और यहां न बचे किसी और मजहब और किसी और फिक्र के लोग, और अगर बाकी बचे तो सिर्फ मंदिर रह जाएं, बाकी बचे तो सिर्फ हिंदू रह जाएं, और बाकी बचे तो हिंदू समाज की वो तहजीब रह जाए जिस तहजीब को नाफिज करने के लिए और जिस तहजीब को इस मुल्क में पूरे तौर पर छाप देने के लिए वो लोग कोशा हैं। मुस्लिम्स को और कौम मुस्लिम से जुड़ी हुई चीजों को टारगेट किया जाता है। चुनांचे अभी बाबरी मस्जिद का जख्म बहुत 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 ज्यादा खुश्की अपने अंदर नहीं ला पाया था कि मजीद एक शक्ल मस्जिद ज्ञान वापी के सिलसिले में एक जख्म और ताजा कर दिया गया। और कितने साफ सुथरे अंदाज पर खेल खेला जाता है, कितने सुनहरे अंदाज पर खेल खेला जाता है। वो ये समझते हैं कि दुनिया ये खेल नहीं समझ रही है, वो ये समझते हैं कि ताकत के नशे में, ताकत के ज़ौम और ताकत के जोर पर हम जो चाहेंगे कर डालेंगे। हम सबसे पहले उन जालिम, फासिद, मजरूह और इंतहाई कमीनी ताकतों को ये बता देना चाहते हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस जमीन से अल्लाह के घर को मिटा दिया जाएगा और मसाजिद को मंदिरों में तब्दील कर दिया जाएगा। तो हम ये कहते हैं बुनियादी तौर पर कि मस्जिदों का मालिक, मसाजिद का मुहाफिज कल भी अल्लाह था, आज भी अल्लाह है। और ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि मस्जिद मस्जिद रहती है। फर्क साफ दिखता है। मुफ्ती हसन वारसी जिस मन से कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मोदी लाख गुना अच्छे हैं, वो खुलकर मोदी को सपोर्ट करते हैं, मुल्क के मुसलमानों के लिए मोदी को ही बेहतर बताते हैं। मगर वैसे ही मन से मौलाना आसिफ कासमी जब हजारों की भीड़ को संबोधित करते हैं तो काशी, आगरा, मथुरा होते होते बाबरी बाबरी करने लगते हैं। ताजमहल, जामा मस्जिद का जिक्र करते करते ये तक कहने लगते हैं कि पूरे मुल्क की तारीख ही बदल डाली। आपने जगह जगह शिवलिंग के प्रकट होने का ऐलान जारी कर दिया और आप बढ़ रहे हैं मुस्तकिल अपनी ताकत के जोर पर। पहले आप बाबरी मस्जिद में पहुंचे, फिर ज्ञान वापी में, अब शाही ईदगाह मथुरा में, और बहुत जल्द, बहुत करीब तर है वो दिन जब बुखार चढ़ेगा, बाउला कुत्ता काट लेगा, बेवकूफ हो जाएंगे, कुछ सर फिरे उठेंगे, कुछ पागल उठेंगे जो ये कहेंगे कि ताजमहल की तारीख बदलो, ये कहेंगे जामे मस्जिद की तारीख बदलो, ये कहेंगे लाल किले की तारीख बदलो। हम ये कहते हैं कि आप पूरे मुल्क की तारीख बदल डालिए, लेकिन आपकी ही जो हो रही है, आपका मजाक बनाया जा रहा है, सारी दुनिया आप पर हंस रही है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग आज ताकत के जुल्म, ताकत के जोर पर कौम मुस्लिम के साथ बिलखुसूस हिंदुस्तान की जमीन पर जुल्म कर रहे हैं। आप क्या करने में लगे हैं? आप उस 1.5 अरब की आबादी को नीचा दिखाने में लगे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप 80-20 का आंकड़ा खेलकर मुसलमानों को शर्मसार कर देंगे, मुसलमानों को नजरियाती तौर पर तब्दील कर देंगे? अगर आप मस्जिद को मिटाने का तसव्वुर करते हैं तो आपसे बड़ा अहमक, आपसे बड़ा बेवकूफ, आपसे बड़ा चुगत, आपसे बड़ा पागल, आपसे बड़ा फरारी और आपसे बड़ा अक्ल का अंधा कोई दूसरा इस जमीन पर नहीं हो सकता है। कि आज आपके हाथ में ताकत है, आज आप ऐवान में बैठे हैं, आज आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आप जहां चाहें, जब चाहें, जिसको चाहें अंदर कर दें। आप जब चाहें किसी पर टेररिज्म का इल्जाम लगा दे, फंडिंग का इल्जाम लगा दे, और आप जब चाहें किसी मासूम को, बेबस को, निहत्ते को पकड़ के अंदर कर दे, और उसके पीछे अगर उसका कसूर कुछ ठहरे तो इसके सिवा कुछ ना निकले कि वो एक मुसलमान था। ज्ञान वापी से लेकर मथुरा तक कहां सर्वे हुआ, कहां सर्वे होना है, होना भी है या नहीं, कौन सी रिपोर्ट बाहर आनी है, कौन सी नहीं, सबका फैसला अदालतों को करना है। फैसले लिए भी जा रहे हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। मगर अब तो ऐसे धार्मिक मंचों से अदालतों को भी कटघरे में खड़ा किया जाने लगा है, जजों पर सवाल उठाए जाने लगे। अभी मस्जिद ज्ञान वापी के हौज
और हौज का फुवारा और उसमें शिवलिंग की आमद, और अभी ये मामला पूरे तौर पर क्लियर नहीं हो पाया था कि साहब शाही ईदगाह मथुरा के सिलसिले में सर्वे की इजाज़त दे दी गई। हम पूछते हैं उन जजिस से, और हम पूछते हैं और न्यायालय में बैठे हुए उन अफराद से, अदालतों में बैठे हुए उन अफराद से, अल्लाह के बंदो, क्या तुम्हारे अपने अंदर ज़मीर बाकी नहीं रहा? क्या तुम्हारे अपने सीने में कल्ब की दुनिया आबाद नहीं है? क्या लिखते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? ये कलम इंसाफ के लिए तुम्हें थमाया गया था और तुम इससे जुल्म कर रहे हो। क्या तुम अपने आप को मुआफ कर सकोगे? मौलाना आसिफ महमूद कासमी अपनी तकरीर में सबसे तीखा हमला बीजेपी पर करते हैं, मगर लगे हाथों कांग्रेस से लेकर सपा तक सबको लपेट लेते हैं। लेकिन भाषण खत्म होते टोन एंटी मोदी वाली ही लगती है। अगर आपकी मस्जिदें महफूज नहीं रहेंगी तो फिर आपकी हिफाजत की जमानत भी नहीं दी जा सकेगी। और अगर आपको ये ज़ाम है कि साहब हमारी तो आम आदमी पार्टी है और हमारी तो कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, सपा है, छपा है, लग गया है, कितनी सब पार्टी, अगर आपको ये ज़ाम है कि आप किसी कहिए कि सेकुलरिज्म का दम भरने वाली पार्टी का हिस्सा हैं और आप अभी भी इन जालिमों का शिकार हैं, तो आपसे बड़ा मुजरिम इस जमीन पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं एक तरफ से सबके लिए कह रहा हूं, सबके सब चोर हैं, सबके सब कमीने हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, किसी का कोई किसी तरह से साथ नहीं दिया जा सकता। इनकी हैसियत बस इतनी समझो, इलेक्शन आए तो वोट डालना है, बस, इससे ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। ये नेता हैं। शख्सी तौर पर कोई आदमी अपनी जात में अच्छा हो सकता है, लेकिन एज अ सियासी और पॉलिटिकल लीडर जब आप उसका करियर उठाएंगे तो इस जमीन पर इन सियासी लोगों से बड़ा कुत्ता कोई नहीं है। ये इस जमीन पर सबसे गंदे हैं। पूरे मुल्क में जो नफरत का माहौल है इन सियासी लोगों का बिछाया हुआ है। आज दिन भर सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाला जबरदस्त हेट कैंपेन चलाया गया। जाकिर नायक से लेकर कुरान तक बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ फैलाया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को टारगेट किया, यहां तक कि बीजेपी के एक प्रवक्ता को जान से मारने तक की धमकी दे दी गई। ये हेट कैंपेन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि धर्म विशेष के खिलाफ कथित तौर पर कुछ टिप्पणी की गई थी। मगर आज हम आपको मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का एक आपत्तिजनक वीडियो भी दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में शिवलिंग को लेकर बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है। पूरा वीडियो हम दिखा नहीं सकते, मगर आगे का हिस्सा सुनना भी जरूरी है। इससे आप समझ जाएंगे कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ करना कुछ लोगों ने अपना पेशा बना लिया है और वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, गिरफ्त में नहीं है। ये बताइए कितना शिवलिंग है? आज ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में भी दिखाओ और यहाँ मंदार पर्वत में भी है। एक आदमी को एक ही लिंग होगा ना, कि दो होगा, कि तीन होगा? एक ही होना चाहिए ना। एक आदमी का प्राइवेट पार्ट एक ही होगा कि दो तीन? आप हैं, आपकी एक ही हाथ होंगे। वहां पर भी हमने देखा, और दूसरी जगहों में चले जाइए, साउथ में बहुत मिलेंगे, वहां पर भी आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, ये सब एक बहाना है, ये सब एक बहाना है कि यहाँ शिवलिंग रखा, शिवलिंग निकला है। अब इस शिवलिंग को बहाना बनाकर मस्जिद को अपने कब्जे में करना, वो मस्जिद गलत तरीके से हड़प करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मौलाना अब्दुल्ला अकेला नहीं है। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम की बातें सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे ज्ञानवापी को लेकर ये कौन सा नैरेटिव चला रहे हैं और शिवलिंग पर क्या फैला रहे हैं। मस्जिद ही तो निशाने पे है आजकल। ज्ञानवापी मस्जिद में जो आपने देखा कि वहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है, अरे सदियाँ गुजर गई, अब आप सर्वे करा रहे। कई 100 साल से जो मस्जिद मौजूद है, अब जाके उसका सर्वे हो रहा है। और सर्वे में भी जो पहले नाटक होते थे वही नाटक है, और क्या, कोई नई बात तो है नहीं। तो आज मस्जिदें निशाने पे हैं, आज मदरसे निशाने पे हैं। क्या निकला वहाँ पर ये तो आप सुन लीजिएगा। लेकिन ऐसी पाकीज़ा जगह पर मस्जिद का हौज, मस्जिद का फव्वारा, और कहते हैं वहाँ पर क्या निकला है?
बस नाम भी लेने को जी नहीं चाहता। वीडियो नया हो, पुराना हो, इस साल का हो, पिछले साल का हो, इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि मंदिर मस्जिद वाले विवाद के बीच हर भड़काऊ वीडियो को नई कैचलाइन के साथ सोशल मीडिया पर घुमाया जा रहा है। इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि उसमें मोदी का जिक्र जरूर हो। सब पूरी प्लानिंग से हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी के इस वीडियो को ले लीजिए। यह कुछ महीनों पुराना है मगर आज फिर से वायरल हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? वीडियो देखकर आप खुद समझ जाएंगे। आज मुझे इस बात का फख्र है कि गुस्ताखी करने वालों की नींद हराम है। 8 साल का बच्चा भी मंदिर में आए तो उन्हें बम लगने लगता है। अरे ये 8 साल का बच्चा अंदर आ गया, ये आतंकवादी था। तुम्हें 8 साल के बच्चों से डर लगता है और तुम बाहर आना चाहते हो तो 10-12 बॉडीगार्ड के बगैर आ नहीं सकते। इससे बड़ी जिल्लत तुम्हारी क्या है? आप ये मत समझना कि तुम्हारी जो ये आवाज निकल रही है ये सिर्फ दरो दीवार गूंज रहे हैं। होता ये है कि दिल्ली तक भी आवाज जाती है। हाँ, ये हमें पता है, ये हमें पता है। अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिलने लगती हैं और कितने लोगों की नींदें हराम होती हैं तुम्हारे चेहरों की मुस्कान देखकर। दुनिया ये चाहती है कि इनकी दाढ़ियां उजड़ जाएं, दुनिया ये चाहती है कि इनकी टोपियां उड़ जाएं, दुनिया ये चाहती है कि ये निकम्मे रहें, किसी काम के लायक न रहें। इन्होंने सारी लॉबियां, सारी एजेंसियां अगर किसी के पीछे लगाई है तो ये गरीब मुसलमानों के पीछे लगाया है। उसके बावजूद मैं उन्हें ये मैसेज देता हूं, तुम गलती कर रहे हो। उस कौम के पीछे अपनी सारी ताकत लगा रहे हो जिस कौम ने हुसैन आजम को बचपन से सुना। अगर आप गौर करेंगे तो सबके तार एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। सबकी जुबान पर ज्ञानवापी और मथुरा है मगर निशाने पर तो सिर्फ और सिर्फ मोदी है। टारगेट तो 2024 और 2029 ही है। जब किसी को ज्यादा खौफ आ जाए तो जुलाब लग जाते हैं या उल्टियां करने लगता है। तो इन पाखंडियों को आप देखें, या तो ये उल्टियां कर रहे हैं या जुलाब कर रहे हैं। इनका मसला सिर्फ ये है, वो अपनी कौम को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अगर आज बेदार नहीं हुए तो ये मुसलमान 2029 में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सुन रहे ना आप? लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ बिगड़ैल मौलानाओं और मुफ्तियों के बीच मुफ्ती हसन वारसी जैसे लोग भी हैं जो मुसलमानों को बैठकर समझाते हैं, बताते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मोदी ही लाख गुना अच्छे हैं, बाकी सारे तो कच्चे हैं। मोदी और योगी की हुकूमत के क्यों पीछे पड़ते हैं? मोदी और योगी उन मुसलमान हुक्मरानों से लाख ज्यादा अच्छा है और खास तौर पे उस औरंगजेब से और इन मुगलों से तो लाख जगह अच्छा है ये हुकूमत। मैं बावाज़े बुलंद और डंके की चोट पे कहता हूं, मोदी की हुकूमत उससे लाख गुना सवाब की तरफ है और हमें इस हुकूमत में रहते हुए कोई परेशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी आज घर में थे। मोदी का अगला इम्तिहान घर में ही होने वाला है। गुजरात में मोदी ने बिल्कुल नया आइडिया दिया। चुनाव जीतने की फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी मोदी ने बनाई है। गुजरात तो शुरुआत है, यहां से जो लहर उठेगी वो 2024 तक जाएगी। मोदी के सियासी विरोधी एक राज्य के चुनाव का प्लान तैयार नहीं कर पाए हैं और मोदी गुजरात चुनाव से लेकर 2024 तक का पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं। प्रधानमंत्री कुछ बड़ा सोच रहे हैं और इशारों इशारों में क्या कह दिया है। प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल इशारों को समझाने वाली जरा यह रिपोर्ट देखिए। मोदी का टेस्ट होने वाला है। अपने घर में ही चुनाव है। मोदी ने कदम आगे बढ़ा दिया है। कौन उनके साथ है? 5 साल पहले गुजरात में बीजेपी नर्वस 99 पर रुक गई थी। मोदी इस बार कोई चांस नहीं ले रहे और गुजरात चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री ने इलेक्शन वॉर मशीन के एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया है। मोदी घर में भी जीतेंगे। मोदी हिमाचल प्रदेश भी जीतेंगे। कैलेंडर तैयार है। मोदी देश के 15,734 ब्लॉक तक पहुंचने वाले हैं।
प्रधानमंत्री के दिमाग में 24 चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने टास्क बांट दिया है। मोदी की मैन टू मैन मार्किंग शुरू हो गई है। मोदी एक एक वोटर तक जाने वाले हैं। ये कैसे होगा सब बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले बात गुजरात की। मोदी आज अटकोट में पाटीदार कम्युनिटी के बीच पहुंचे, राजकोट में पब्लिक मीटिंग की, गांधीनगर में कोऑपरेटिव नेताओं से मिले और फिर किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया का तोहफा दिया। 12 घंटे के अंदर मोदी ने गुजरात विजय की स्ट्रेटजी ग्राउंड पर उतार दी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बहुत कुछ दिया है, मोदी बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन मोदी की सबसे बड़ी सियासी पूंजी ये तोहफे नहीं है। मोदी सरकार के सबसे मजबूत पिलर प्रधानमंत्री के संस्कार हैं। आज उन्होंने खोलकर कहा, मेरा संस्कार है, ये मेरी सरकार है, कभी शक हो तो मोदी को देखो। गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। मोदी के संस्कार ही मोदी को गुजरात से जोड़ते हैं, गुजरात के लोगों से जोड़ते हैं। ये मोदी के संस्कार ही हैं जो गुजरात की महिलाओं को अपने प्रधानमंत्री के लिए घर से बाहर खींच लाते हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल अंपायर खड़ा किया है, गुजरात उसका मॉडल है। गुजरात बेस है जहां मोदी को सिर्फ जीत से संतोष नहीं होगा, यहां थंपिंग मेजॉरिटी वाली विक्ट्री चाहिए। प्रधानमंत्री ने उसी की तैयारी की है। आपको याद होगा, यूपी चुनाव जीतने के अगले ही दिन मोदी गुजरात पहुंच गए थे। 11 मार्च को मोदी ने पंचायत सम्मेलन किया था जिसमें पूरे राज्य से 1 लाख लोग आए थे। आज सौराष्ट्र के राजकोट में मोदी ने रैली की तो 2.5 से 3 लाख लोग आए। राजकोट की रैली में सबसे ज्यादा पाटीदार आए, जिनका गुजरात में 15% वोट शेयर है। 5 साल पहले बीजेपी से पाटीदारों की नाराजगी थी। बीजेपी तब 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। सौराष्ट्र की 56 सीटों में बीजेपी को 22 सीटें ही मिली थी। 56 सीटों में से 32 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। मोदी जिस वक्त राजकोट में थे, ठीक उसी वक्त अमित शाह द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर जाकर पूजा कर रहे थे। पिछले 3 महीने में 6 प्रोग्राम करके पाटीदारों को मोदी ने पटा लिया है। मोदी ने गुजरात को पाटीदार मुख्यमंत्री दिया, उधर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन मोदी तो मोदी ठहरे, उनको संतोष नहीं होता। वो हर बार अपना टारगेट पहले से बड़ा करते हैं। अब मोदी ने 100% का टारगेट रखा है। अब हमारी सरकार सुविधाओं को 100% नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। जो जिस बात का हकदार है उसे उसका हक मिलना चाहिए। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, न भाई भतीजावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई है। 100% का अर्थ समझते हैं आप? 100% का अर्थ है गुजरात के हर घर तक, हर गांव की हर गली में, हर शहर के हर नुक्कड़ तक मोदी की पहुंच। इसका फॉर्मूला भी मोदी ने ही खोजा है। यूपी चुनाव में जो काम लाभार्थी मॉडल से शुरू हुआ, गुजरात में वही काम कोऑपरेटिव मॉडल से होगा।
गुजरात में छोटी बड़ी 84,000 सहकारी मंडलियां हैं। इन मंडलियों में डेयरी, कृषि और बैंक मंडलियां शामिल हैं। इन 84,000 मंडलियों के 2 करोड़ 61 लाख मेंबर हैं। मोदी आज सहकारी मंडियों के 10,000 प्रतिनिधियों से मिले। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को होम मिनिस्ट्री के साथ साथ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का भी चार्ज दे रखा है। मोदी ने 1 साल पहले नई मिनिस्ट्री बनाकर अमित शाह को जो टास्क दिया, उसका भी टेस्ट गुजरात में है। सहकारिता क्षेत्र के सभी लोगों की एक मांग थी कि केंद्र सरकार में सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए, मगर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई ने करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में की। ये कदम आने वाले 100 साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने वाला है, उसमें प्राण फूंकने वाला है। मोदी मैदान में आ गए हैं। पहला मैदान घर का है, दूसरा मैदान हिमाचल प्रदेश का होगा, जहां मोदी कभी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और दूसरे 6 राज्यों में किसमें कितना है दम, ये भी मोदी देखेंगे। गुजरात में इन चुनावों में बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग है, फिर भी नरेंद्र मोदी एक एक वोट की मार्किंग कर रहे हैं। राजकोट में आज जहां नरेंद्र मोदी ने 15% पाटीदार वोटों पर फोकस किया, वहीं गांधीनगर में सहकारिता सम्मेलन के जरिए सहकारी मंडलियों के द्वारा 2.5 करोड़ गुजरातियों तक पहुंचने का प्रयास किया। मोदी का मैसेज एकदम क्लियर है कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो नरेंद्र मोदी से ही है, क्योंकि संस्कार और सरकार दोनों मोदी के पास हैं। साथ ही मोदी ने आज पार्टी को 100% का लक्ष्य दिया है। मोदी की तरफ से पार्टी को एक एक वोटर तक पहुंचने का टास्क मिला है। मोदी का गुजरात मॉडल पूरे देश में चल रहा है। सरकार में 8 साल पूरे होने के मौके पर 30 मई से मोदी बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो 14 जून तक चलेगा। मोदी के मंत्री 75 जगहों पर गरीब कल्याण सम्मेलन करेंगे। 15 दिनों तक 75 घंटे का जनसंपर्क अभियान चलेगा। बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता हर दिन 5 घंटे पैदल चलेगा। बीजेपी देश के सभी 742 जिले और 15,734 ब्लॉक में जाएगी। बीजेपी हर वार्ड, हर गांव और हर घर तक पहुंचेगी। किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन, SC, ST और युवा सम्मेलन होगा। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से मिलेंगे। बीजेपी के आउटरीच प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी के नेता गांव-गांव तक जाएंगे तो क्या मैसेज डिलीवर करेंगे, मोदी ने वो भी सोच रखा है। प्रधानमंत्री गरीब वोटर्स के लिए 8 फ्लैगशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। पीएम किसान योजना, उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना, आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना, मुद्रा योजना, जनधन खाता योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा और स्वच्छ भारत शौचालय योजना। इनमें से हर योजना ने कम से कम 8 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया है। बीजेपी अगर इतने वोटर्स तक पहुंच गई तो सोचिए किसी भी चुनाव में मोदी को हराना भला कैसे मुमकिन होगा। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथियों। 24 से पहले मोदी राज्यों में तो बीजेपी को मजबूत कर ही रहे हैं। मोदी राज्यसभा में भी बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग करने वाले हैं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव है। यूपी की 11 सीटों में से बीजेपी की 7 सीटें कंफर्म है। सपा और आरएलडी 3 सीटें जीत सकती हैं। यूपी में राज्यसभा की 1 सीट के लिए दंगल होगा। उत्तराखंड की 1 सीट मोदी को जाएगी।
महाराष्ट्र की 6 सीटों में महाविकास आघाड़ी की 3 सीटें कंफर्म है, 2 सीटें मोदी को मिलेंगी और तीसरी सीट पर चुनाव होगा। बिहार की 5 सीटों में से 3 बीजेपी और जेडीयू के पास जाएंगी, 2 सीटें आरजेडी को जा रही हैं। एमपी की 3 सीटों में से 2 सीटें मोदी के लिए कंफर्म है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। राजस्थान की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, चौथी सीट पर चुनाव तय है। कर्नाटक की 4 सीटों में से बीजेपी की 2 सीटें कंफर्म है, हरियाणा की 2 सीटों में से बीजेपी की 1 सीट कंफर्म है और कांग्रेस में अनबन के चलते दूसरी सीट भी मोदी जीत सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ही झारखंड की सरकार हिले हुई है। राज्यसभा सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस को राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो हेमंत सोरेन की सरकार भी गिर सकती है। याद रखने वाली बात है, नरेंद्र मोदी रांची में बिरसा मुंडा पर कार्यक्रम करने वाले हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में फेस बचाने के लिए कांग्रेस के पास 2 ही राज्य है, एक राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। मोदी ने अगर यहां कांग्रेस को साफ कर दिया तो देश सचमुच कांग्रेस से मुक्त हो जाएगा। हार के डर से भूपेश बघेल को दौड़ लगानी पड़ रही है। बघेल की रेस और गहलोत की जादूगरी का मोदी टेस्ट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर एकदम सेफ सीट पर है, सेफ पोजीशन में है, बट ये दिल मांगे मोर, इसलिए मोदी ने आज किसानों से डायरेक्ट बात की। साथियों, भारत विदेशों से यूरिया मंगाता है, उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3,500 रुपये का पड़ता है, 3,500 रुपये का एक बैग, याद रखिए। लेकिन देश में गांव में किसान को वही यूरिया का बैग 3,500 से खरीद के सिर्फ 300 रुपये में दिया जाता है, 300 रुपये में। यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3,200 रुपये से ज्यादा खुद सरकार उस बोझ को वहन कर रही है। किसी को नाराज मत छोड़ो, सब तक पहुंचो, डायलॉग सबसे करो। किसी के पास ये शिकायत ना रहे कि मेरी बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में नहीं सोचा। मोदी की इस सोच ने ही बीजेपी को सबसे इफेक्टिव इलेक्शन मशीन बनाया है। मोदी ने उसे फिर से काम पर लगाया है। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। योगी ने कहा कि देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने वीर सावरकर की बात नहीं मानी। योगी ने कहा कि अगर नेशन फर्स्ट की बात कांग्रेस ने मानी होती तो भारत त्रासदी नहीं झेलता, 62 और 71 का युद्ध नहीं होता। अगर वीर सावरकर की बात को कांग्रेस ने माना होता तो देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता। अगर नेशन फर्स्ट की थ्योरी को हमने अपनाया होता 1947 में, देश का विभाजन नहीं होता। नेशन फर्स्ट की थ्योरी को अगर हमने अपनाया होता 1962 में, चीन की हिम्मत नहीं थी कि वह भारत पर हमला कर पाता। नेशन फर्स्ट की नीति को हमने अपनाया होता 1965 में, 1971 के नेशन फर्स्ट की थ्योरी को भारत ने अपनाया होता तो युद्ध में पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए भारत के बहादुर सैनिकों के इस प्रयास पर पाकिस्तान अपनी धूर्ततापूर्ण कुदृष्टि से आज भी भारत के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।